नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वलय सिद्धांत से रिलेटेड अगले लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं। अभी तक हमने वलय के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद में पूर्णांक के प्रांत और उसके बाद में क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है। वलय क्या होता है? R प्लस डॉट वलय कहलाएगा यदि R प्लस क्रम विनिमय ग्रुप, R डॉट समी समूह और दो बंटनता अर्थात 9 चीजें होती है। और जबकि पूर्णांक के प्रांत क्या होता है? क्रम विनिमय तत्समय की शून्य के भाजकों रहित वलय। एक वलय में 3 चीजें और ऐड कर दी जाती है तो 11 चीजें ऐड होती है उसमें। क्रम विनिमय तत्समय की शून्य के भाजकों रहित वलय को पूर्णांक के प्रांत कहते हैं। Z प्लस डॉट पूर्णांक के प्रांत होता है। Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट भी पूर्णांक के प्रांत होते हैं। उसके बाद में हमने क्षेत्र पढ़ा तो A प्लस डॉट क्षेत्र कहलाएगा यदि A प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है और डॉट क्रम विनिमय ग्रुप है और दो बंटनता। तो A प्लस क्रम विनिमय ग्रुप में 5 चीजें आती है, F डॉट क्रम विनिमय ग्रुप में भी 5 आती है और दो बंटनता में 2 चीजें आ गई अपने पास। तो 12 चीजें जिसमें होती है वह क्षेत्र होता है। और Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट ये क्षेत्र के उदाहरण हमने लिए थे। Z प्लस डॉट क्षेत्र नहीं होता क्योंकि इसमें शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। 2 के लिए 1/2 पूर्णांक में नहीं है, 3 के लिए 1/3 पूर्णांक में नहीं है कि उनको गुणा करने पर तत्समक गुणन का 1 आ जाए। अब हम पढ़ते हैं आगे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। विभाग वलय या विषम क्षेत्र, इसको बोलते हैं डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड है और स्क्यू फील्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहते हैं। विषम क्षेत्र, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड है। ये नाम आप याद रखिए क्योंकि ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। डिवीजन रिंग को परिभाषित कीजिए, स्क्यू फील्ड किसे कहते हैं। तो इंग्लिश वाले नाम भी परीक्षा में आ सकते हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो विभाग वलय या विषम क्षेत्र क्या है? कोई वलय R प्लस डॉट विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहलाती है। तो ध्यान से देखिए, R1 में क्या है? R प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय ग्रुप में कितनी चीजें होती है? 5। तो समवर्तता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता R1 में होती है। R1 0 से लेके R1 4 तक 5 समवर्तता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता होती है। और R2 R डॉट ग्रुप हो, R डॉट ग्रुप हो, ग्रुप में कितनी होती है? 4 चीजें। तो R2 0 से लेके R2 3 तक समवर्तता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता अलग से बोली जाती है ग्रुप में, तभी उसका नाम क्रम विनिमय ग्रुप होता है। और बंटन गुणधर्म कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसमें कितनी हो गई? 5 4 9 और 9 और 2 11 चीजें होती है। तो अब आपको पता है क्षेत्र क्या होता है? प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर F डॉट क्रम विनिमय ग्रुप पर दो बंटनता, उसमें 12 चीजें आती है, इसमें 11 है। तो इसका मतलब है एक इसमें कम है। तो सरल शब्दों में क्षेत्र में से गुणन के लिए क्रम विनिमयता निकाल दिया जाए तो विभाग वलय या विषम क्षेत्र बनता है। इसको आप याद रख सकते हैं। तो इससे आप क्षेत्र की डेफिनेशन याद रखेंगे और उसमें गुणन के लिए क्रम विनिमयता दूसरी संक्रिया की, क्योंकि वलय क्षेत्र वलय तो होता ही है और पूर्णांक के प्रांत भी वलय होता है। तो वलय सभी होते हैं। तो वलय में क्या होता है? R प्लस क्रम विनिमय ग्रुप, तो जोड़ के लिए क्रम विनिमयता तो रहेगी, उसको निकाला नहीं जा सकता। एक्स्ट्रा ऐड हम उसमें कर रहे हैं। R डॉट समी समूह है तो उसमें तत्समक, क्रम विनिमयता और प्रतिलोम डाल रहे हैं। तो इसमें क्रम विनिमयता नहीं डाली है तो क्षेत्र में से क्रम विनिमयता निकाल लिया तो विभाग वलय या विषम क्षेत्र बनता है। तो ये होगी विभाग वलय या विषम क्षेत्र की डेफिनेशन। परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र है वो विभाजन वलय होता है क्योंकि क्षेत्र में 12 अभिग्रहित होती है। प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर F डॉट क्रम विनिमय ग्रुप पर दो बंटनता, तो गुणा के लिए क्रम विनिमयता भी होती है, जबकि विभाजन वलय में गुणा के लिए क्रम विनिमयता नहीं होती, उसमें 11 चीजें होती है। क्योंकि क्षेत्र में से क्रम विनिमयता निकाल दे तब विभाजन वलय बनती है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र विभाजन वलय होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है या विलोम सत्य नहीं होता। तो क्षेत्र विभाजन वलय होता है, ये इस तरफ इम्प्लाइज होता है, इम्प्लाई होता है, ठीक है। और ये आपका विभाजन वलय वो इस तरफ क्षेत्र की तरफ नहीं जाता, ये इम्प्लाई नहीं करता है इसको। तो विभाजन वलय क्रम विनिमय होने पर क्या बन जाता है? क्षेत्र बन जाता है। अब एक क्वेश्चन 1 नंबर का इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि विभाजन वलय का उदाहरण दीजिए जो क्षेत्र नहीं होता। विभाजन वलय का उदाहरण देना है जो क्षेत्र नहीं है, अर्थात एक ऐसी वलय का उदाहरण दीजिए जो विभाजन वलय हो परंतु क्षेत्र न हो। तो हमें ऐसी वलय का उदाहरण देना होगा जिसमें क्रम विनिमयता न हो और 11 चीजें हो, यानी F प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर F डॉट एक ग्रुप है और दो बंटनता।
गुणा के लिए क्रम विनिमय नहीं हो, तो ऐसा मैट्रिक्स में ही मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स गुणा के लिए क्रम विनिमय नहीं होती। तो हम दे देते हैं एग्जाम्पल, वास्तविक संख्याओं पर n क्रॉस n कोटि की व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेज, यानी जिनका इन्वर्स निकाल सके। इन्वर्स कब निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का? जब सारणी का मान 0 नहीं होता। कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेज का समुच्चय योग और गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक विभाजन वलय है, परंतु यह क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता, तो यह एक विभाजन वलय है, स्क्यू फील्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, विभाजन वलय। और यह यानी मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता, इसलिए क्या है? क्षेत्र नहीं है। तो ये विभाजन वलय एकदम क्लियर, स्पष्ट रूप से आपके समझ में आ गई है। अब प्रमेय नंबर 1.5 लेते हैं। क्या कह रही है प्रमेय? सिद्ध कीजिए प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। यानी क्षेत्र है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है, परंतु पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र हो यह आवश्यक नहीं है। पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र हो यह आवश्यक नहीं है। तो हमने ये पढ़ा है कि क्षेत्र, ये क्षेत्र के एग्जाम्पल पढ़े। क्षेत्र क्या होता है? प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है, डॉट क्रम विनिमय ग्रुप और 2 बंटनता, 12 चीजें होती है। और पूर्णांकीय प्रांत किसे कहते हैं? क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाज्य को रहित। क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाज्य को रहित है, अर्थात क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है, परंतु पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि क्षेत्र में पूर्णांकीय प्रांत से ज्यादा विपरीत है। पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है? क्रम विनिमय तत्सम की और शून्य के भाज्य को रहित है, और शून्येतर का गुणात्मक प्रतिलोम ये आवश्यक नहीं है। मतलब कि क्षेत्र में क्या होता है? शून्येतर का गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। ठीक है, तो इसका प्रमाण देखते हैं हम। तो प्रमाण में पहले इधर से चलते हैं। ये कह रहा है क्षेत्र है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है, तो क्षेत्र मान के चलते हैं, पूर्णांकीय प्रांत हम सिद्ध कर देंगे। क्षेत्र मान के चलेंगे, पूर्णांकीय प्रांत हम सिद्ध कर देंगे। तो माना a प्लस डॉट एक क्षेत्र है, तब हम सिद्ध करेंगे ये आवश्यक रूप से पूर्णांकीय प्रांत होगा। तो इसे पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करेंगे हम, क्षेत्र मान के चले हैं। तो a प्लस डॉट क्रम विनिमय तत्सम की वलय होता है, क्योंकि क्षेत्र क्या होता है? क्रम विनिमय तत्सम की। अपने को पूर्णांकीय प्रांत प्रूफ करने के लिए क्रम विनिमय तत्सम की और शून्य के भाज्य को रहित प्रूफ करना है। तो a प्लस डॉट क्षेत्र है, तो a प्लस क्रम विनिमय तत्सम की तो आ गया, क्रम विनिमय और तत्समक आ जाता है गुणा के लिए। तो शून्य के भाज्य को रहित दिखाना है, क्योंकि क्षेत्र की परिभाषा क्या है? a प्लस क्रम विनिमय ग्रुप हो गया, f डॉट समी समूह है, और क्षेत्र, ये क्षेत्र है ना, तो a प्लस क्रम विनिमय ग्रुप और f डॉट समी समूह, फिर क्रम विनिमय तत्समक प्रतिलोम हो रहा जाता है। तो क्रम विनिमय और तत्सम की, क्योंकि क्षेत्र क्रम विनिमय तत्सम की वलय होता है, तो इसलिए ऐसे ही लिखा है इसने, क्रम विनिमय तत्सम की। तो a प्लस डॉट क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। इसे क्या पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है। क्षेत्र मान के चले हैं, क्योंकि क्षेत्र क्रम विनिमय तत्सम की वलय होता है। इसे पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हम यह दर्शाएंगे कि यह शून्य के भाज्य को रहित है। अब शून्य के भाज्य को रहित किसे कहते हैं? दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है? जब एक 0 हो। ए बी का गुणा 0 कब होगा? जब या तो a 0 या b 0। तो शून्य के भाज्य को रहित दिखाना है अपने को। तो माना a b f में है, सच दैट ऐसे है कि a 0 नहीं है, a 0 नहीं है और इनका गुणा 0 है। शून्य के भाज्य को रहित की डेफिनेशन क्या होती है? दो संख्याओं गुणा 0 कब है? जब एक 0 हो, a या b 0। तो इन दोनों का गुणनफल 0 लेके चलते हैं और a या b में से एक 0 सिद्ध कर देंगे। तो ये लेके चलेंगे, a या b में से एक 0 को सिद्ध कर देंगे। अब चूंकि हमने माना a 0 है नहीं, तो a 0 नहीं है, a क्षेत्र f में है, तो f में प्रत्येक अवयव शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जैसे 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3, ऐसे a के लिए a इनवर्स है f में है। अब a इनवर्स f में है और ए बी बराबर 0 है, तो a इनवर्स ऑपरेट कर देते हैं इधर। a इनवर्स ए बी, a इनवर्स 0, a इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, a इनवर्स b a इनवर्स a e हो जाएगा, और ये b पढ़ाई है, तो e b इज इक्वल टू 0, e b इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a 0 है नहीं, इसलिए b 0 हो गया, तो ये शून्य के भाज्य को रहित हो गया ना। तो f में शून्य के भाज्य विद्यमान नहीं है, फलतः f क्या हो गया? एक पूर्णांकीय प्रांत हो गया। इसका मतलब क्षेत्र जो भी होते हैं वह पूर्णांकीय प्रांत होते हैं। जितने भी क्षेत्र होते हैं वह क्या होते हैं? पूर्णांकीय प्रांत होते हैं। अब इसका विलोमतः प्रूफ करते हैं कन्वर्सली में a प्लस डॉट को पूर्णांकीय प्रांत मान के चलेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे ये क्षेत्र है क्या। तो पूर्णांकीय प्रांत में
ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्षेत्र में होती है पूर्णांक के प्रांत में नहीं होती? ठीक है, तो वो क्या हो गया? शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यह क्षेत्र हो यह आवश्यक नहीं है, तो इस हेतु निम्न उदाहरण ही पर्याप्त है। तो जहाँ पे फेल हो जाता है वहाँ पे उदाहरण देना पड़ता है। जैसे आप कोई किसी में फेल हो जाता है सब्जेक्ट में, तो उसको बताना पड़ता है ना कौन से में रहा। पास होते हैं उसको ये थोड़ी बताना पड़ता है किस में पास हुआ। तो है प्लस डॉट एक पूर्णांक प्रांत है, यह क्षेत्र हो यह आवश्यक नहीं है, इस हेतु निम्न उदाहरण पर्याप्त है। क्यों? जेड प्लस डॉट एक पूर्णांक प्रांत है परंतु यह क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसमें शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। शून्येतर अवयव का क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। जैसे 2 के लिए 1/2 नहीं है, 3 के लिए 1/3 पूर्णांक नहीं है, 4 के लिए 1/4 नहीं है, 5 के लिए 1/5 नहीं है। तो शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब पूर्णांक के प्रांत क्षेत्र हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होने के कारण, तो ये थ्योरम अपनी यहाँ पे इसका प्रूफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको उदाहरण ही देना है। अब प्रमेय 1.6 लेते हैं। शून्य के भाजक रहित परिमित क्रम विनिमय वाला क्षेत्र होता है। शून्य के भाजक रहित, जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं हो। शून्य के भाजक विद्यमान नहीं हो मतलब 2 संख्या गुणा 0 कब होगा? जब 1 0 होगी। परिमित, अब यह परिमित है, फाइनाइट एलिमेंट है, गिन सकते हैं, काउंटेबल है। परिमित क्रम विनिमय वलय, वलय में कितनी चीजें होती है? 9। क्रम विनिमयता एक और होगी 10, और शून्य की बात कर रही थी 11 चीजें जो हो उसमें क्षेत्र भी आ जाता है। इसका मतलब तत्समक और प्रतिलोम 2 चीजें सिद्ध करनी है अपने को। तत्समक और प्रत्येक शून्येतर का गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि अपने पास क्षेत्र में कितनी चीजें होती है? 12, और इसमें कितनी आ गई? वलय में 9 आ गई है, क्रम विनिमयता आ गई। इसका मतलब तत्समक और शून्येतर का गुणात्मक प्रतिलोम अपने को लाना है, ये ध्यान देना है आपको। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में इसको इससे बनाना है, तो क्या क्या चीज़ें अपने को चाहिए ये थोड़ा सोचना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये रिंग थ्योरी बड़ी आसान है, थोड़ा सा इसको समझना आवश्यक है, बस और कुछ नहीं है। तो माना r प्लस डॉट एक शून्य के भाजक रहित परिमित क्रम विनिमय वलय है। तो देखो 9 + 1 = 10 अभिगृहित हो गई। शून्य के भाजक रहित को अलग रख लेते हैं एक बार हम। तो वलय प्लस क्रम विनिमयता 9 + 1। अब इसे क्षेत्र बनाना है, तो इसे क्या करें? r को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हम दर्शाएंगे कि तत्समक है। तत्समक कौन से है? गुणा के लिए, गुणा दूसरी संक्रिया के सापेक्ष। और प्रत्येक शून्येतर यानी नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है। a के लिए 1/a है, या जिसको इनवर्स लिखते हैं। तो ये 2 चीजें अपने को दिखानी है। अब चूंकि थ्योरम में दिया गया परिमित क्रम विनिमय वलय, एल्जेब्रा या समूह सिद्धांत या जो भी है इसकी यानी रिंग थ्योरी की खास बात है, या एल्जेब्रा की खास बात मान लीजिए, बीजगणित की खास बात मान लीजिए आप, कि जहाँ पे भी परिमित शब्द यूज होता है वहाँ पे एलिमेंट आपको मानने पड़ते हैं। परिमित एलिमेंट मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो दिया गया है चूंकि r परिमित है, फाइनाइट है, अतः माना r में निम्न अवयव है। कौन कौन से? मान लिए a1 a2 a3 चलते चलते an अवयव है। ध्यान देना, इसके बाद में एक एग्जाम्पल और बताएंगे जिससे आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी इस थ्योरम को देखना है आपको, ईमानदारी से पूरा प्रयास करते हुए आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। तो a1 a2 a3 चलते चलते an अवयव मान लिए परिमित है। ठीक है, ये n एलिमेंट इसमें मान लिए हमने। तो ये n अलग अलग अवयव है, और तथा ai r में एक अवयव ऐसा है, ai इनमें से कोई एक एलिमेंट है, सच दैट ऐसे कि वह शून्य नहीं है। ठीक है, तब ai को ऑपरेट कर दिया राइट साइड पे, राइट साइड से सभी एलिमेंट पे। राइट या लेफ्ट किसी साइड से ऑपरेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने राइट साइड से ऑपरेट कर दिया। a1 ai a2 ai a3 ai चलते चलते an ai भी r के सभी अवयव होंगे, इनमें से ही होंगे वापिस। r के सभी अवयव होंगे और ये भिन्न भिन्न होंगे, ऐसे नहीं है कि इनमें से कोई रिपीट हो जाए। ठीक है, इनमें से कोई रिपीट हो जाए, अर्थात कोई भी 2 अवयव समान नहीं होंगे। अब यदि मान लीजिए कोई 2 अवयव समान हो गए, अब कौन कौन से समान हुए हमें नहीं पता, तो मान लिया इधर AR AI व एलिमेंट है ना, वो AS AI वे एलिमेंट के बराबर हो गया। तो ये इधर ले आते हैं अपने,
या दोनों तरफ इस तरफ ए आई ए एस का प्रतिलोम ऑपरेट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए आई माइनस ए आई बराबर 0। ए आई को कॉमन ले लिया हमने। अब ये पूरा ए मान लीजिए, इसको ए मानना है और इसको क्या मानना है, बी बराबर 0। तो दो संख्याओं का गुणा 0 है और अपने प्रश्न में कहा है शून्य के भाजक रहित परिमित क्रम विनिमय बल है। ये चर्चा किस में हो रही है, शून्य के भाजक रहित परिमित क्रम विनिमय बल है। ये ए मान लीजिए कैपिटल ए, ये बी मान लीजिए। तो दो संख्याओं गुणा 0 कब होगा, जब एक 0 होगी। चूंकि ए आई 0 नहीं है, हमने यहाँ पे माना है ए आई इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आर माइनस ए एस बराबर 0 होना पड़ेगा। तो ए आर बराबर ए एस हो जाएगा। ये किसके कारण हुआ 0, शून्य के भाजक नहीं है। अब ए आर बराबर ए एस हो जाएगा, इसका मतलब दो एलिमेंट बराबर हो गए। तो इसका मतलब अवयव n से कम हो गए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये बराबर है होंगे नहीं। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये सारे अवयव अलग अलग है। तो ये अलग अलग को वेरीफाई करने का तरीका है, अलजेब्रा में जो परिमित वाली थ्योरम होती है उसमें ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट को बराबर मान के चलते हैं, फिर हम कहेंगे कि इससे तो ए आर बराबर ए एस आ जाएगा। तो ए आर यानी कोई दो एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो एन अवयव रहेंगे नहीं, एन से कम हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हमने तो एन अवयव माना है। अब हमने 1 से 10 तक गिने हैं तो 10 अपने को कन्फर्म ही है ना। तो इसका मतलब कोई दो बराबर है नहीं हो सकते। इसका मतलब ये सभी भिन्न भिन्न अवयव है ए आई से गुणा करने के पश्चात भी। तो ए आर बराबर ए एस हो नहीं सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आर के सभी अवयव ए वन ए आई, ए टू ए आई, ए थ्री ए आई, चलते चलते ए एन ए आई सभी भिन्न भिन्न है और ये इनके बराबर ही होंगे। यानी आर बराबर क्या होगा, ए वन ए टू ए थ्री, चलते चलते ए एन, ए वन ए आई, ए टू ए आई और चलते चलते ए एन ए आई। अगर मान लीजिए आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ हमने छोटा सा कि Z3 में 3 अवयव होते हैं, कौन से, 0 1 2। अब Z3 के अवयव को यानी 0 1 2 को आप 2 से गुणा कर दीजिए सभी अवयव को। ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के तहत गुणा करना है क्योंकि Z3 में अवयव 0 1 2 3 ही होंगे। ठीक है ना। तो 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा अपने पास, 0। अब 2 एक कम 2 आ जाएगा और 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। 3 से कम है तब तक भाग लगेगा नहीं। 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 में 3 का भाग दिया तो शेष फल कितना आया, 1। तो 2 से गुणा करने के पश्चात भी एलिमेंट 0 1 2 में से ही आ रहे हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। एक फैमिली में मेंबर है, वो एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वो उसी फैमिली के एलिमेंट काउंट होते हैं। तो 0 1 2 और ये 0 2 1 लिख दो, ये बात एक ही है। तो एलिमेंट हो के वही 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट एक ही है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो इसमें से किसी ए आई बिलोंग्स टू आर के लिए एक के बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि एक के इंटू ए आई बराबर ए आई होगा। इसमें से कोई एक ऐसा भी तो आएगा कि वापस ए आई ले आए, वापस क्या ले आए, ए आई को ले आए। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, तत्समक। जैसे इस 2 को 1 से गुणा किया तो वापस 2 नहीं आ रहा क्या, वापस 2 नहीं आ रहा है क्या? तो ये ए आई का काम कर रहा है एक तरह से। यहाँ पे एक के को मानना हुआ भाई। ठीक है, तो एक के इंटू ए आई बराबर ए आई आ गया। इसका मतलब एक के क्या हो गया, तत्समक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब तत्समक तो सबके लिए होता है, 2 को 1 से गुणा करने पर भी 2 आता है, 3 को 1 से गुणा करने पर भी 3 आता है, 4 को 1 से गुणा करने पर भी 4 आता है। तो हमने एक के को ए आई से मल्टीप्लाई, इनमें से कोई एक देखो, जैसे A1 A2 A3 है तो इसमें एक आगे वाले को एक के मान लिया, एक के पीछे ए आई है ही, बराबर ए आई आ गया। तो वापस वही आएगा ना, हो सकता है कोई एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे 2 को 1 से गुणा किया तो 2 नहीं आ रहा कि वापिस। ठीक है, तो वापस वही एलिमेंट रिपीट हो रहा है। 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस इनमें से एलिमेंट तो आ ही रहा है। अब एक तत्समक है तो तत्समक तो एक होता है ना इसमें गुणा के लिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2 को, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस ही तो आएंगे एलिमेंट है। तो एक के यहाँ पे तत्समक का काम कर रहा है। अब चूंकि वलय क्या दे रखी है, क्रम विनिमय, तो ए के ए आई को क्या लिख सकते हैं, ए आई ए के लिखा जा सकता है। आर कम्यूटेटिव रिंग है। अब तत्समक सभी के लिए समान होता है, ठीक है, पूरे सेट के लिए।
तो एक के अन्य किसी पे अवयव ऑपरेट करें तो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, मानना यदि कोई अन्य अवयव है, अब यहाँ पे तो कह देगी ये तो सीधी सेटिंग करके बता दिया ऐसे कैसे हुआ, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन के लिए एक एलिमेंट और लेते हैं। मानना यदि कोई अन्य अवयव बी आर में है तो किसी ए एम बिलोंग्स टू आर के लिए ए एम ए आई बराबर कोई बी होगा। जैसे 2 कैसे आ रहा है, 2 × 2 से आ रहा है, ठीक है। तो ए एम ए आई बराबर क्या होगा, बी होगा। अब इस बी को भी 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं वापस बी आता है क्या, तब तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि के तत्समक है। तो ए के बी को बी ए के भी लिख सकते हैं क्योंकि क्रम मिनिमेबल है। अब बी का मान रख दिया ए एम ए आई और इधर ए के है। अब ए आई ए के साचर्यता लगा दी, ए आई ए के क्या है, ए आई है, क्योंकि ए के तो तत्समक की तरह काम कर रहा है ना, हमने वहाँ पे लिखा है ए के ए आई बराबर है ए आई ए के। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ए आई आ गया। तो ए एम ए आई क्या है, बी है। तो इसका मतलब ए के बी या बी ए के वापिस क्या आ रहा है, बी है। इसका मतलब ए के तत्समक का काम कर रहा है, तो ए के इक्वल टू ई बिलोंग्स टू आर में तत्समक अवयव हो गया, तो ये तत्समक आ गया। तो इसके लिए थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, इसको आपको समझना होगा और आसान है, हार्ड नहीं है इतना, ठीक है। अब पुनः ई बिलोंग्स टू आर के लिए कोई एक एलिमेंट ऐसा भी बैठा होगा दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए जे बिलोंग्स टू आर सच दैट होगा कि ए आई को ए जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाए, तत्समक आ जाए, ठीक है। जैसे हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब 1 आया हमारा, तत्समक ही तो है, एक ही तो तत्समक का गुणा के लिए। जैसे 0 1 2 में गुणा के लिए तत्समक क्या है, 1, तो 2 को किससे गुणा करेगी, 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 में तो 2 × 2 और भाग दे देते 3 का, तो 4 में 3 का भाग दे देते 1 आ जाता है। तो 2 के लिए 2 स्वयं प्रतिलोम हो गया ना, तो दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए जे ऐसा बैठा आर में कि ए आई ए जे बराबर ई ए जे ए आई। तो इसका मतलब ए आई एलिमेंट के लिए ए जे क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। तो ए जे आर का कोई शून्येतर अवयव है, अतः आर में प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसके लिए प्रतिलोम हो गया और इसके लिए प्रतिलोम हो गया। जैसे 2 के लिए 1/2 और 1/2 के लिए 2 है, तो प्रतिलोम भी आ गया और तत्समक भी आ गया। फलतः आर प्लस डॉट क्या है, क्षेत्र है। तो शून्य के बाद को रहित परिमित क्रम मिनिमम क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो इसका थ्योरम का भी प्रूफ हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ी सी टिपिकल है, आपको प्रयास करना होगा, आराम से समझ में आ जाएगी। तो देखो मैंने कहा था ना, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। तो उपयुक्त प्रमेय को समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारी थ्योरम क्या है, शून्य के भाजकों रहित परिमित क्रम मिनिमम क्षेत्र होती है। तो Z5 + 5.5 का एग्जाम्पल ले लिया। तो Z5 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 +5 और .5। ये शून्य के भाजकों रहित है क्योंकि 2 संख्याओं गुणा 0 कब होगा, जब 1 0 होगी। 0 × 2 का गुणा 0 कब होगा, जब 0 1 0 है ना, 0 0 ही है। इसमें से 0 के अलावा 2 संख्या गुणा करके देख लीजिए, गुणा 0 नहीं आएगा, गुणनफल 0 प्राप्त नहीं होगा। तो गुणनफल 0 कब प्राप्त होगा, जब 1 0 होगी। तो शून्य के भाजकों रहित है। वैसे भी हमने पढ़ा है ZP + P.P पूर्णांक के प्रांत है यदि P अभाज्य है, और पूर्णांक के प्रांत शून्य के भाजकों रहित होता है। तो शून्य के भाजकों रहित परिमित क्रम मिनिमम है। अब देखिए इसमें एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4। अब आपने इसको 3 से गुणा किया, सोचिए 3 से गुणा किया तो एलिमेंट इसी में से आएंगे वापिस। ये 3 × 0 मॉडुलो 5 के तहत 0 आ जाएगा। ये 3 × 3 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है। और 3 × 2 6 6 में 5 का भाग दिया, 1 शेषफल बच गया। 3 × 3 9 9 में 5 का भाग दिया, 4 शेषफल बच गया। और 3 × 4 12 12 में 5 का भाग दिया, 2 शेषफल बच गया। बात समझ में आई है। तो एलिमेंट इनमें से ही आ रहे हैं। तो 3 को किसी से गुणा करने पर वापस 3 भी आ रहा है, तो ये एक तत्समक का काम नहीं कर रहा क्या। और किसी को गुणा करने पर 1 भी आ रहा है, तो 3 के लिए देखो 2 प्रतिलोम है। तो यही तो हमने लिया है उस थ्योरम में। तो प्रतिलोम भी आ रहा है, देख लीजिए। और तत्समक सब के लिए अब 1 को गुणा कर देख, एक तत्समक से गुणा करके देख लीजिए, सभी एलिमेंट को वापिस वही आ जाएंगे। तो ये परिमित क्रम मिनिमम क्या हो जाएगी, क्षेत्र। ये उदाहरण वहाँ पे सटीक बैठ जाता है, ठीक है। अब अगली थ्योरम पे चलते हैं।
अब अगली थ्योरम है, सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र होता है। परिमित पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है? क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाजकों रहित है, और वह भी परिमित और दे रखा है, क्षेत्र होता है। तो अभी उपर्युक्त थ्योरम में क्या किया था हमने? परिमित यानी शून्य के भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय वलय क्षेत्र होता है, ये सिद्ध किया है। शून्य के भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय वलय क्या होता है? क्षेत्र होता है। शून्य के भाजकों रहित और परिमित है क्रम विनिमय वलय। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूर्णांकीय प्रांत क्रम विनिमय तत्सम की, तत्सम को और आ गया, तो इसमें क्या है? शून्येतर का गुणात्मक प्रतिलोम सिद्ध करना है क्षेत्र करने के लिए। तो ये उपर्युक्त थ्योरम का ही प्रूफ इसमें अटैच कर सकते हैं। तो प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत शून्य के भाजकों रहित क्रम विनिमय वलय होता है, अतः आगे का प्रमाण प्रमेय 1.6 के अनुरूप ही होगा। तो ये ऊपर वाली थ्योरम हमने जो की है 1.6, उसका प्रूफ आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब अगली थ्योरम है, सिद्ध कीजिए जेड पी प्लस पी डॉट पी क्षेत्र होता है यदि पी अभाज्य है। तो हमने इसका प्रूफ किया था कि जेड पी प्लस पी डॉट पी पूर्णांकीय प्रांत है यदि पी अभाज्य है। इसी प्रकार आ गई अपने पास जेड पी प्लस पी डॉट पी क्षेत्र यदि पी अभाज्य है। चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। क्षेत्र क्या होता है? पूर्णांकीय प्रांत। अतः पूर्णांकीय प्रांत के प्रतिबंध क्या क्षेत्र में लागू होंगे। अतः प्रमेय 1.3 का प्रमाण यहाँ पर संलग्न किया जा सकता है। तो ये प्रूफ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं, वलय का अभिलक्षण। क्या है? वलय का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। तो वलय का अभिलक्षण क्या होता है? r प्लस डॉट एक वलय है तथा n एक ऐसा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ध्यान देना, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर और लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है न्यूनतम, सच दैट ऐसे कि n इंटू ए बराबर 0 आ जाए फॉर ऑल ए जो r में से लिया गया वलय के प्रत्येक अवयव को n से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए, ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक विद्यमान है, तब r परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है। क्या कहलाएगा? r का अभिलक्षण क्या होगा? परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है। यदि ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान नहीं है तब r का अभिलक्षण क्या होगा? शून्य होगा, या शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाएगा। ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक बार पुनः देख सकते हैं, r प्लस डॉट एक वलय है तथा n एक ऐसा धन पूर्णांक है, न्यूनतम धन पूर्णांक है, कि उस धन पूर्णांक को a से गुणा करने पर, a कोई भी अवयव हो सकता है वलय का, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r है, बराबर 0 आना चाहिए, तब r का अभिलक्षण n ऐसा विद्यमान है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, तो परिमित अभिलक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमित अभिलक्षण। यदि ऐसा n विद्यमान ही नहीं है तो r का अभिलक्षण क्या होगा? शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, z4 प्लस 4 डॉट 4 का अभिलक्षण 4 है, क्योंकि n अपने पास ये कह रहा है 4 है, तो 4 एक ऐसी संख्या विद्यमान है n की जगह 4, nx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z4। जैसे n की जगह क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि अभिलक्षण हम n को कह रहे हैं ना, तो n का मान 4 होगा। यहाँ पे 4 को वलय के सारे अवयव से गुणा करके देख लीजिए, 0 आएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मॉड्यूलो 4 के तहत, 0 आएगा। 4 एकम 4, 4 में 4 का भाग दे दिया, शेष फल 0। 4 दुए 8, 4 का भाग दे दिया, शेष फल 0। 4 तिये 12, 4 का भाग दे दिया, शेष फल 0। तो इस z4 प्लस 4 डॉट 4 का अभिलक्षण कितना है? 4 है। तो ये परिमित अभिलक्षण का वलय हो गया, परिमित अभिलक्षण का वलय हो गया। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं, z प्लस डॉट का अभिलक्षण 0 है। इसका अभिलक्षण 0 है क्योंकि एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान ही नहीं है कि जिसको प्रत्येक पूर्णांक से गुणा कर दिया जाए जो z में से ली हुई है। यानी प्रत्येक पूर्णांक को किस संख्या से गुणा किया जाए? ये सिंपल मैथमेटिक्स है, मॉड्यूलो तो है नहीं, इसमें भाग जाएगा नहीं, शेष फल वैसे नहीं आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल वे में जो हम लेते हैं। ठीक है, तो x को n से गुणा करने पर 0 आ जाए, यानी सभी पूर्णांक बिठा दें। ऐसा कोई न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है जिसको पूर्णांकों से गुणा करने पर 0 आ जाए। अब आप कहते हैं n की जगह 0 ले लें, नहीं ले सकते, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, 0 धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता। इसी प्रकार q प्लस डॉट, r प्लस डॉट व c प्लस डॉट का अभिलक्षण भी क्या होगा?
शून्य होगा। ध्यान देना है क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट और सी प्लस डॉट का विलक्षण भी क्या होगा, शून्य, क्योंकि ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है कि किसी भी परिमेय वास्तविक या कॉम्प्लेक्स को उससे गुणा करे कि शून्य आ जाए। अब पूर्णांक या प्रांतीय क्षेत्र के अभिलक्षण की डेफिनेशन कुछ अलग प्रकार से दी हुई है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए फील्ड है या एंड फील्ड है। तो किसी पूर्णांक के प्रांतीय क्षेत्र का अभिलक्षण वह न्यूनतम धन पूर्णांक n है जिसके लिए n इंटू ई तत्समक ले लिया पूर्णांक के प्रांतीय क्षेत्र का बराबर 0 हो जाए जहां ई तत्समक है, जहां ई क्या है, तत्समक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक आईडी दे रखी है Z7 + 7.7 का विलक्षण 7 है, क्योंकि 7 को तत्समक 1 से गुणा करें, गुणा के लिए तत्समक 1 है, तो 7 × 7, 7 में 7 का भाग दे देंगे, शेष पर 0 आ जाएगा। तो इसका अभिलक्षण कितना हो गया, 7, और ये परिमित अभिलक्षण का पूर्णांक के प्रांत हो गया एक तरह से। अब Q प्लस डॉट आर प्लस डॉट सी प्लस डॉट ये पूर्णांक के प्रांत भी है, क्षेत्र भी है, इनका विलक्षण 0 होता है, क्योंकि ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान ही नहीं है कि तत्समक को किससे गुणा करें, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक यानी इन सब में गुणा के तत्समक 1 होगा। अब 1 को किससे गुणा करें, 0 के अलावा संख्या बतानी है कि 0 आ जाए, तो ऐसी कोई न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है नहीं, तो इसका मतलब इन सभी का विलक्षण क्या हो गया, शून्य। तो ये हमने वलय के विलक्षण और पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र के विलक्षण की चर्चा कर ली। तो वलय के विलक्षण में n इंटू एक्स, एक्स है वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता है, और पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र के विलक्षण में तत्समक के द्वारा भी डेफिनेशन को लिया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा, कैसा महसूस हुआ इस वीडियो के द्वारा, तो आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, जय श्री राम।